दोस्तों, जब हम कभी घूमने जाते हैं और दूर से हरे भरे जंगलों को देखते हैं तो देखने में वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जंगल बहुत ही खतरनाक होते हैं। हजारों ऐसे अनसुलझे राज हैं जो उन्होंने अपनी छाती के अंदर दफन कर रखे हैं। ऐसी ही एक मूवी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मूवी का नाम और फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हम एक किश्ती के अंदर सवार दो फॉरेस्ट रेंजर्स को देखते हैं। इसमें लेडी का नाम गेबल और उसके सीनियर साथी का नाम विंस्टन होता है। ये अपने रूटीन चेकअप के लिए जंगल में आए थे। जंगल का सन्नाटा अपनी एक अलग ही कहानी बयान कर रहा था, लेकिन ये कहानी इन दोनों की समझ से परे थी। गेबल उस समय अपने ड्रोन में आसपास के जंगल को देख रही थी। जंगल में कोई था जो ड्रोन को देख लेता है और गेबी अपने ड्रोन के जरिए उस आदमी को देख लेती है। फिर वो काफी देर तक ड्रोन के जरिए उसे ढूंढने की कोशिश करती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर जंगल में था कौन, लेकिन उसे वो आदमी मिल जाता है जिसको वो ढूंढ रही थी। वो आदमी ड्रोन को नीचे गिरा देता है। गैबी अपने साथी को कहती है वहाँ कोई था जिसने हमारे ड्रोन को गिरा दिया। वो लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा, मैं जाकर उसे ले आती हूँ। विंस्टन कहता है कि इस जंगल में जो भी जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। हमें और भी कैमरे चेक करने हैं, लेकिन गैबी कहती है वो ड्रोन बहुत ही महंगा है और उसके अंदर बहुत सारी फुटेज भी है, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फिर विंस्टन उसे किनारे पर उतार देता है और 1 घंटे में वापस यहीं पर मिलने के लिए कहता है। जिसने उनके ड्रोन को गिराया था दरअसल वे 2 बंदे थे जो उनके ड्रोन को साथ ले जा रहे थे। वे जंगल में उनके फिट किए हुए कैमरों के लेंस पर भी ब्लैक गम टाइप कुछ लगा देते हैं ताकि उनके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। फिर थोड़ा आगे जाकर वे दोनों बंदे जमीन पर एक ट्रैप लगा देते हैं ताकि यहाँ से कोई भी गुजरे तो घायल हो जाए। दरअसल ये दोनों बंदे अपने लिए खाना ढूंढने के लिए आए थे। विंस्टन भी उस समय जंगल में फिट किए हुए कैमरों में मेमोरी कार्ड चेंज कर रहा था। फिर वो कैमरे के आगे लगी गम को साफ करता है। उधर गैबी चलते चलते जंगल में बहुत आगे चली गई थी। फिर वो विंस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वॉकी टॉकी नाव में ही पड़ा था। फिर गैबी को जंगल में कोई अजीब सा प्राणी दिखता है और वो घबराकर वापस जाने लगती है। हड़बड़ाहट में वो गलत रास्ते चली जाती है और उन दोनों जंगली आदमियों के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाती है। उसका पांव बुरी तरह से घायल हो गया था। वो बहुत बुरी तरह से डरी भी हुई थी, क्योंकि कुछ तो था जो उसके आसपास घूम रहा था। विंस्टन को भी अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो भागकर अपनी नाव के पास जाता है। वहां जाकर वो गैबी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो वापस नदी के रास्ते जाता है और गैबी को तेज तेज आवाजें देता है। गैबी भी हौसला करके उठती है और वहां से जाने की कोशिश करती है। विंस्टन भी अब वापस जंगल के अंदर गैबी को ढूंढने के लिए आ जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। उधर गैबी को जंगल में एक घर दिखाई देता है। वो उस घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आता तो गैबी घर के अंदर घुस जाती है। वो चेक करती है कि उस घर में कोई भी नहीं था। फिर वो वहां पर पड़े बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है और अपना शू निकालकर अपने पांव का घाव चेक करती है। फिर वो अपने घाव के ऊपर अपनी सॉक्स को बांध लेती है और लेट जाती है। उधर विंस्टन को जंगल में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और वो बहुत डर जाता है। इस जंगल की अजीब अजीब सी आवाजें सुनकर उसकी पूरी तरह से फटी पड़ी थी। फिर वो थक कर एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। वे आवाजें अभी भी उसका पीछा कर रही थी। फिर वो पीछे देखता है तो उसे बहुत ही अजीब प्राणी नजर आता है और वो वहां से भाग जाता है। उधर घर के अंदर जब गैबी सो रही थी तब वही दोनों जंगली आदमी वहां आ जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई। वो कहती है कि मुझे चोट लगी है। फिर वे दोनों अपना हुलिया सुधार कर उसके पाँव के जख्म को साफ करते हैं। वो आदमी पूछता है कि तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं। गैबी डरी होने के कारण झूठ बोल देती है और कहती है कि मेरे साथ 2 आदमी हैं। फिर वो इन दोनों के नाम पूछती है। वो आदमी अपना नाम बेरेंट बताता है और अपने बेटे का नाम स्टीफन। फिर वे तीनों डिनर करते हैं। गैबी वेजिटेरियन थी और ये खाना उसके मतलब का नहीं था। विंस्टन उस समय अपनी जान बचाता हुआ जंगल में इधर उधर भाग रहा था और एक अजीब सा प्राणी उसके पीछे पड़ा था जो अपने मुंह से ऐसे कीटाणु छोड़ता था जिनके कारण फंगस लग जाती थी। गैबी उन दोनों को कहती है कि मैंने बाहर एक अजीब सा इंसान देखा है जिसके शरीर पर पौधे उगे हुए थे, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। उस समय विंस्टन थक हार कर एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है और जंगल के
अजीब से पौधे उसे पकड़ लेते हैं। अब सुबह हो जाती है। बेरेंड एक जड़ी बूटी तैयार करके गैबी के पांव पर लगाता है और अपने बेटे को उसके ऊपर कपड़ा बांधने के लिए देता है। जब उसका बेटा स्टीफन उसके पांव पर कपड़ा बांधता है तो गैबी की टांगों को देखकर उसकी ठरक जाग जाती है। उस समय गैबी सो रही थी। स्टीफन के मन में गलत भावनाएं पैदा होती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी लड़की को नहीं देखा था। उस समय गैबी को सपना आता है जैसे उसके शरीर पर फंगस लगने के कारण छोटे छोटे पौधे उग आए थे, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस समय वे दोनों बाप बेटा उसके पास नहीं थे और जंगल में शिकार करने गए थे। वो फिर से विंस्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। लेकिन फिर उसे विंस्टन के कराहने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन पाँव की हालत ठीक न होने के कारण वो उसके पास नहीं जा पाती। फिर वो वहाँ आग जलाती है ताकि उसके धुएं से विंस्टन को पता चल जाए कि वो आखिर है कहाँ। लेकिन जब वे दोनों बाप बेटा शिकार करके वापस आते हैं तो बेरेंड उस आग को बुझा देता है और कहता है कि हम दिन में आग नहीं जलाते। अब रात हो जाती है। गैबी बेरेंड से पूछती है तुम कौन हो? वो बताता है कि आई वाज ए प्लांट पैथोलॉजी साइंटिस्ट। 13 साल पहले जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तो उसके बाद से मैं कभी शहर गया ही नहीं, बस यही रहने लगा। मेरी वाइफ को महसूस होता था कि उसके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है। बातें करते समय गैबी का ध्यान अपने जख्म की तरफ जाता है जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। रात को सोते वक्त बेरेंड गैबी को जगाता है और इशारा करता है कि तुम्हारी सांस की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। घर के बाहर कोई था जो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उस समय वे तीनों ही डरे हुए थे। फिर बेरेंड गैबी को एक लेप लगाने के लिए कहता है जो अक्सर वे दोनों बाप बेटा अपने ऊपर लगाया करते थे। तभी वो अजीब सा प्राणी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और स्टीफन उसे तीर मारकर भगा देता है। वो क्रिएचर फिर से एक बार आ जाता है। ये क्रिएचर देख नहीं पाते थे, ये सिर्फ आवाज सुनकर ही हमला करते थे। वो गैबी के बहुत ही पास खड़ा था। तभी स्टीफन चाकू से उस पर हमला कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। उस क्रिएचर का खून गैबी के ऊपर गिर जाता है। स्टीफन जल्दी से उसके कपड़े उतार देता है और उसका खून पहुंचता है ताकि उसके कारण गैबी को इन्फेक्शन ना हो जाए। बेरेंड बताता है कि ये जीव ऐसे कीटाणु छोड़ते हैं जिनके कारण इंसानों को फंगस लग जाती है और वो फंगस इतनी बढ़ जाती है कि उसके कुछ समय बाद इंसान किसी जंगली पौधे की तरह दिखने लगता है। स्टीफन गैबी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। फिर गैबी उसके साथ एक सेल्फी लेती है और वो सेल्फी उसे अपने फोन में दिखाती है। तभी बेरेंड वहां आता है और फोन छीनकर तोड़ देता है। वो अपने बेटे को कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, दूर रहो इससे। दरअसल बेरेंड इस जंगल में रहकर एक किताब लिख रहा था। उसने पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी यहाँ देखा और सीखा उसने वो सब इस किताब में लिख रखा था। यहाँ रहकर वो अजीब अजीब चीजों को भगवान मानने लग गया था और खुद को फंगस से ठीक करने के लिए एक पेड़ के आगे प्रार्थना करता और उसके अंदर से मशरूम तोड़कर खुद भी खा लेता और अपने बेटे को भी खिला देता था। उसका मानना था कि ये भगवान का आशीर्वाद है जो उसे हमेशा इन चीजों से और फंगस से सुरक्षित रखता है। यही चीज वो अपने बेटे को भी खिलाता था। जब वे घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि गैबी के हाथ पर भी फंगस आनी शुरू हो गई थी। फिर बेरेंड उसे कहता है कि तुम्हारे जाने का समय आ गया है, लेकिन स्टीफन को गैबी की फिक्र थी। उसे पता है कि ये फंगस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो परेशान हो जाता है। जब बेरेंड गैबी को वापस छोड़ने के लिए ले जा रहा था तब रास्ते में उसे विंस्टन की टॉर्च मिलती है। फिर वो रोकते रोकते भी दूसरे रास्ते पर जाने लगती है और वहाँ पर लगे कैमरे में से मेमोरी कार्ड भी चेंज करती है। वो उस रास्ते आगे बढ़ती जाती है और अचानक से जाकर रुक जाती है क्योंकि उसे उसका बॉस विंस्टन दिख गया था जिसका शरीर लगभग एक पौधे में परिवर्तित हो चुका था। विंस्टन अभी भी जिंदा था और वो गैबी को कहता है कि मुझे मार दो। गैबी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें शहर लेकर चलूंगी और तुम्हारा इलाज कराऊंगी। बेरेंड कहता है कि ये भी उनमें से एक बन जाएगा, इसे मारना ही होगा। फिर बेरेंड एक तीर को जमीन के सहारे खड़ा करके उसके मुंह में रख देता है और विंस्टन खुद की ही जान ले लेता है। फिर बेरेंड को एक क्रिएचर की आवाज आती है और वो गैबी को भागने के लिए कहता है। वे वहां से भागकर वापस अपने घर में आ जाते हैं और सब खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। रात को गैबी देखती है कि उसके शरीर के अंदर से वे अजीब अजीब पौधे निकलना शुरू हो गए थे। फिर वो बेरेंड को कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास दवा है। फिर बेरेंड रात को ही अकेला जंगल में जाता है ताकि उस वृक्ष से प्रार्थना करके गैबी के लिए दवा ला सके, लेकिन वहां पर क्रिएचर के आ जाने के कारण वो प्रार्थना के बीच में ही भाग आता है। अगले दिन वे दोनों बाप बेटा फिर से उस वृक्ष के पास जाते हैं और प्रार्थना करने के बाद उन्हें वहां पर 2 मशरूम मिलते हैं। एक को तो बेरेंड खा लेता है और दूसरा वो अपने बेटे को खिला देता है, लेकिन स्टीफन उसे खाता नहीं बल्कि अपने मुंह में ही रखता है और घर पर आकर गैबी को खिला देता है। बेरेंड सब कुछ समझ जाता है, इसलिए वो गैबी को फिर से चलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वो जाने से मना कर देती है। अब गैबी और स्टीफन की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी जो बेरेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका बेटा अब उससे दूर जा रहा था। फिर गैबी अपना टूटा हुआ नोकिया का फोन जोड़ती है और उसके अंदर मेमोरी कार्ड डालकर फुटेज देखती है। उसे फुटेज में वही अजीब से क्रिएचर दिखाई देते
देते हैं, जिनको देखकर वो बहुत हैरान होती है। फिर वो बेरेंट को कहती है कि मुझे सब कुछ जानना है। बेरेंट उसे बताता है कि 13 साल पहले मेरी वाइफ मरकर उस पेड़ में बदल गई थी, जहाँ से मैं प्रार्थना करके हम दोनों के लिए दवा लाता हूँ। उस दवा से हमें फंगस नहीं लगती। मेरी वाइफ देखने में तो एक पेड़ है, लेकिन अंदर से अभी भी वो जिंदा है। पहले मैं भी इन चीजों को नहीं मानता था, लेकिन जब से मैंने इन चीजों को देखा है, महसूस किया है, तब से मैं उन्हें पूजने लग गया। मेरी वाइफ चाहती है कि मैं स्टीफन की बलि दे दूं, लेकिन मैं उसके आगे गिड़गिड़ाता हूँ कि वो एक मासूम बच्चा है, उसे इन सब चीजों से दूर रखो। अब गैबी स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बेरेंट को ये मंजूर नहीं था। अगले दिन बेरेंट सुबह जल्दी उठता है और घर से बाहर चला जाता है। फिर गैबी उठती है और स्टीफन को उठाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। जब वे जंगल क्रॉस कर रहे थे, तब उन्हें रास्ते में बेरेंट मिल जाता है। वो कहता है कि ये तुम्हें नर्क में ले जा रही है, वहाँ तुम्हें कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। उस दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें उन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी जिन चीजों के बिना तुम यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। ये अपनी वासना के लिए तुम्हें ले जा रही है। बेरेंट कहता है कि पहले तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? बस ये सुनकर स्टीफन इमोशनल हो जाता है और अपने पिता के साथ वापस चला जाता है। अब वे दोनों बाप बेटा घर चले जाते हैं और गैबी अकेली ही जंगल में जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसका मूड बदल जाता है और वो वापस स्टीफन के पास जाने लगती है। वो छुपकर देखती है कि बेरेंट स्टीफन को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा था। स्टीफन पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? बेरेंट कहता है कि सैक्रिफाइस करने। फिर गैबी उस घर के अंदर जाती है और वहाँ से तीर कमान उठा लेती है और भागकर स्टीफन के पास जाती है। बेरेंट स्टीफन को उसकी माँ के पास ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ से मिलने का समय आ गया है। जंगल में गैबी के पीछे एक क्रिएचर पड़ जाता है, लेकिन गैबी गुस्से में थी और उसे तीर मार के भगा देती है। उधर बेरेंट अपने बेटे को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर गैबी आ जाती है। पेड़ की जड़ों ने उस समय स्टीफन के हाथ पकड़ रखे थे, लेकिन जब बेरेंट गैबी को मारने लगता है तो स्टीफन खुद को छुड़ा लेता है और गैबी को बचाता है। वो अपने पिता की पीठ में चाकू मार देता है। तभी वहाँ से एक और क्रिएचर आता है। गैबी और स्टीफन घायल बेरेंट को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर वे भागकर घर में जाते हैं और खुद की जान बचा लेते हैं। अगले दिन सुबह बेरेंट फिर से प्रार्थना करता है, लेकिन अब उसकी प्रार्थना काम नहीं करती और उसके शरीर पर फंगस आ जाती है। उधर घर में गैबी के शरीर पर भी बहुत ज्यादा फंगस आ गई थी, जो कुछ ही दिनों में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। गैबी स्टीफन को शहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो तो गैबी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अब वो यहाँ पर अकेला रह रहकर बोर हो गया था और उसके मन में एक नई दुनिया देखने की चाह पैदा होती है। फिर वो अपने पिता की लिखी हुई किताब अपने घर की बेसमेंट में रखता है और गैबी को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब स्टीफन शहर में तो आ गया था, लेकिन लगता है कि वो फंगल इन्फेक्शन अपने साथ ही ले आया था। दोस्तों, इस मूवी का वास्तविकता से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है इसे देखते वक्त आपका मनोरंजन जरूर हो गया होगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का जवाब देने में बड़ी ही खुशी होती है। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।